चलिए, सो अनदर फंडामेंटल सेशन में हम आज का लेक्चर इंटायर करिकुलम में आपके काम आने वाला है। और आज का लेक्चर काफी टेक्निकल होगा। कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करवाऊंगा, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी आज कुछ उसके बेसिस पर, अगर मैं जो क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उसको आप परफॉर्म करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द डे। मतलब इंटायर करिकुलम में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम इतना बेसिक से पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को कि आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बहुत सरल है स्टार्टिंग में, लेकिन जब आप इसकी एप्लीकेबिलिटी को देखेंगे तो इंटायर करिकुलम में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पूछता हूं कि आपको रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं रिवेन्यू रिकॉग्निशन में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कि अगर आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं सो उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का इंपॉर्टेंट रोल क्यों होगा, उसको हमने यहां पर क्या करना है, बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक कस्टमर आपके पास आता है कोई गुड्स बाय करने, ठीक है। कोई कस्टमर आपके पास आया कि यार मुझे आपसे गुड्स खरीदना है, और वो आपको बोल रहा है पेमेंट में करूंगा। लेट से वो आपके पास 1 जनवरी को आ रहा है, 1 जनवरी 2024 के पास आपके पास आता है, और वो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि यार मुझे आपसे गुड्स बाय करना, लेकिन पेमेंट में आपको करूंगा 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को वो आपको पेमेंट करेगा। आप मुझे बताइए, एक कस्टमर जो आपके पास कैश में माल खरीदने आता है और एक बोलता है मैं 1 साल बाद पैसा दूंगा, क्या करोगे आप? एज ए बिजनेसमैन क्या करोगे? मैंने कुछ बोला ही नहीं आपसे, आपका आंसर पूछा है कि आप क्या करोगे। आप सही में बिजनेसमैन हो या नहीं हो, पहले तो ये पता करूं मैं कि आप अकाउंटिंग की स्टूडेंट हो भी कि नहीं हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ये बोला कि सर जो कैश वाला कस्टमर है उसको थोड़ा कम प्राइस में दे देंगे, और जो 1 साल बाद है पैसा देगा उससे कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो आप कहीं ना कहीं एक लॉजिक लगाओगे ना कि यार मार्केट में आज इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, अगर इसको हम 1000 का गुड्स उधारी में बेच रहे हैं तो कहीं 1000 अगर हम बैंक में डिपॉजिट करते और बैंक हमको 10% अगर इंटरेस्ट देता, ऐसा आपने लॉजिक लगाना है। और ये लॉजिक आपके बहुत जगह काम आएगा। और तब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है। नाम क्या दिया मैंने कॉन्सेप्ट का? सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। कॉन्सेप्ट का नाम है सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। IFRS 15 गवर्न करता है इसको। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन US गैप में भी कवर होता है ये 806। तो जब वो कंसेप्ट, जब मेन लेक्चर में आप पढ़ेंगे तो आपको मेरी बात याद आना चाहिए कि सर ने फंडामेंटल में ये कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। सो चलिए हम समझते हैं। कस्टमर आया, $1000 का माल खरीदना है, उसने आपको 31 दिसंबर को पैसा देना है। तो आपने सामने वाले को वो गुड्स 1100 में सोल्ड कर दिया। आप मुझे बताइए इस पर्टिकुलर कंसीडरेशन में रेवेन्यू कितनी है और सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट कितना है? सिंपल भाषा में पूछा है मैंने, और आप बता भी देंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है ये बताना। तो आप सभी ने आंसर दे दिया है। यस सर, रेवेन्यू 1000 होगी और ये 100 होगा। यही सबने आपका सोचना है, यही, इसके अलावा तो और किसी का कुछ सोचना नहीं है। सभी समझ गए कि हाँ सर बहुत आसान था।
लगा ना आसान आपको? मजा आया ना सुन के? अब आप देखो, जब एग्जाम में करोगे तो कहीं गलती करोगे। अब मैं अगर आपको यहां पर ऐसा बोल दूं कि वो कस्टमर बोल रहा है कि मैं आपको 1210 दूंगा, 1210, लेकिन पेमेंट करूंगा आज से 2 साल बाद, 2 ईयर आफ्टर। और मार्केट में रेट 10% ही है। अब बताओ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कितना है और वो कितना है, तो भी आप आसानी से बता दोगे। अभी भी आप आसानी से बता दो, अभी मुश्किल थोड़ी आएगी अभी भी आपको। अभी भी आप बोलोगे सर रेवेन्यू अलग है और सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट अलग है। आपने फिर से बता दिया, क्योंकि आपको शुरू में 1,000 पता था तो आपने रट लिया। अभी भी आप यही बोल रहे हो। इजी लग रहा है सर? यहां बहुत सही बात है सर। चलिए आगे पूछते हैं आपसे। रिवेन्यू कब रिकॉर्ड की जानी चाहिए और सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट कब रिकॉर्ड किया जाना चाहिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। व्हेन वी हैव टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज वेल एज सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट, कब रिकॉर्ड करना चाहिए? और अगर आपको समझ में आया है तो आप बोलेंगे कि सर जनवरी में, अगर जनवरी 2024 को हम बात करें तो हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेनी चाहिए 1000। और 1 साल बाद दिसंबर 2024 को हमें एक फाइनेंस कंपोनेंट रिकॉर्ड करना चाहिए 1000, सॉरी 100 का। और दिसंबर 2025 में 1 साल बाद और कितना हो गया? 110, ये करना चाहिए। तभी तो ये करना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? किसी को इसमें कोई दिक्कत? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इंटायर आईएफआरएस और यूएस गैप का बेस है ये। रेवेन्यू रिकॉग्निशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर सही कह रहे हैं आप? आपने कुछ नहीं किया, आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर लिया। तो एग्जामिनर अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीपीए स्टूडेंट से पूछता 2024 में रेवेन्यू कितनी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? गिव मी योर आंसर। यूएस गैप की एग्जाम होती है एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट आईएफआरएस भी पढ़ते हैं और यूएस गैप भी पढ़ते हैं, तो यूएस गैप की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम है। तो आप बोलते कि सर 2024 के में, दिसंबर 24 में, दिसंबर 24 में रेवेन्यू होगी 0। सर रेवेन्यू 0? हाँ बेटा, रेवेन्यू तो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट अलग है, ऑपरेटिंग इनकम अलग कॉन्सेप्ट। क्योंकि रेवेन्यू तो आप जनवरी को ही रिकॉर्ड कर चुके हो। तो हम एक कंक्लूजन ये निकाल लें सर इस बात से कि रेवेन्यू जो है एट द टाइम ऑफ सेल्स ही रिकॉर्ड कर लिया जाए। बात समझ में आ गई? एट रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे सर? रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल्स। और फाइनेंस कंपोनेंट जो है वो ओवर द पीरियड रिकॉर्ड किया जाता फाइनेंस। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और यूएस गैप दोनों बोलते हैं। फाइनेंस रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल्स एंड फाइनेंस कंपोनेंट ओवर द पीरियड रिकॉर्ड किया जाता है।
बात क्लियर हो गई बेटा? ये बात क्लियर है सभी को? तो मैं एक नया एग्जाम्पल यहां पर बना दूं। चलिए, अब हम इसको और एडवांस, ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल था, अब हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे। एक कस्टमर आपके पास आता है कि यार मुझे आपसे गुड्स चाहिए। अच्छा, मेरी आवाज आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी आप सभी को? किसी को कोई एक स्टूडेंट बोल रहे हैं तो उनके इंटरनेट वीक हो सकता है, मेरा इंटरनेट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्लियर है ना आवाज? चलिए, तो एक कस्टमर आपके पास आता है और बोले मैं आपसे गुड्स बाय करूंगा, लेकिन पेमेंट करूंगा आफ्टर 5 ईयर। पेमेंट अभी नहीं करूंगा। आपने मन में कुछ सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा, बताइए। मन में क्या सोचा होगा, बस ये बता दो मुझे। अगर आप एक अच्छे अकाउंटेंट और एक अच्छे टेक्निकल एनालिसिस करने वाले बोले मैं पेमेंट, ऐसा सोचो कि आप मुझसे बोलते हो सर आप हमें पढ़ा दो, हम आपको 2 साल बाद पेमेंट दोगे, तो मेरे दिमाग में कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं बोलूंगा अच्छा ये पेमेंट 2 साल बाद देने की बात कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं जो इनको फीस बताना है उसमें कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट भी जोड़ दिया जाए। मन में सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा? ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिजनेसमैन तो हूं, तो सोचूंगा ही ना। टीचर अलग कंसेप्ट है, अभी फाइनेंस की बात हो रही है। ये तो सोचूंगा कि नहीं सोचूंगा मन में? तो मैंने आपको एक गुड सेल करना है, वो पेमेंट आपने बोला 5 साल बाद दूंगा, और मैंने बोला ठीक है भैया पेमेंट मुझे दे देना 5 लाख रुपए। क्या ये मेरी पूरी सेल्स है, यस और नो? दिस इज माई होल सेल और देयर विल बी ए सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट ऑल्सो। तो ये तो मानते हो ना इसमें सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट है। और मान के चलिए मैं बैंक से लोन लेकर रखा हूं 10% पर, तो मुझे ये पैसा आज नहीं मिलने वाला, 5 साल बाद मिलने वाला। आपने मुझे दोनों चीजों को अलग कर कर बताना है, रेवेन्यू वर्सेस सिग्निफिकेंट फाइनेंस कॉम। अगर आपने ये बता दिया तो आप बियॉन्ड द लेवल, मतलब आपकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी बहुत शानदार है। शुरू हो जाइए, मैं अब म्यूट करूंगा, पॉज करूंगा रिकॉर्डिंग को ताकि आप लोग सोच सकें, फिर मैं आपको आंसर दूं। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के पहले मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। कितने स्टूडेंट ने ये वर्ड सुना हुआ है कि सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू? ये होता है कि नहीं होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू होता है कि नहीं? ये मानते हो कि नहीं मानते हो? इस बात से तो अग्री करते हो? हाँ सर, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दिया जाए तो मेच्योरिटी वैल्यू मिलती है, कि जो आज हमने डिपॉजिट किया प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू, ये होता है। आपने एक बचपन में एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, 1 + R मल्टीप्लाई अमाउंट। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने फॉर्मूला? वैसे ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई नहीं लगाते, फिर भी मैंने लगा दिया। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ या ना बेटा, चैट बॉक्स में लिख दो कि हाँ सर ये तो समझ में आता है। बिल्कुल 11th क्लास पे आपने पहुंचा दिए। कि ये भी नहीं आता आप लोगों को? आता है ना, इतना तो आता है ना कि 1 + R। सर एग्जाम्पल भी रख दो। ये रख देते बेटा, पुराने क्वेश्चन में 1 + R कितना था अपना? 0.10 था ना। ये ब्रैकेट लगा दिया अपन ने। अमाउंट कितना था? 1000 था। इज इक्वल टू 1100 आया था कि नहीं आया था? यही था ना वो फॉर्मूला। तो सर वन करके दिखाओ सर, ऐसे समझ नहीं आता। इक्वल टू दबाया, 1 + R मल्टीप्लाई 1000। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये तो समझ में आ गया हाँ सर।
तो ये तो सर एक साल बाद था। तो अब अगर हमको उल्टा करना हो तो हम ये बोलना चाह रहे हैं सर कि अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि ये है प्रेजेंट वैल्यू, उसमें अगर हम 1 + R कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बदल जाता है फ्यूचर वैल्यू में। ये समझ गए कि नहीं समझ गए आप? मैं बहुत स्लो चल रहा हूं बेटा, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता फाइनेंस का, ऐसे मान के चल रहा हूं मैं तो। ये प्रेजेंट वैल्यू थी 1000, उसमें आपने इंटरेस्ट जोड़ा। अब इसी फॉर्मूले को मैं एक और रूप से बदल रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 + R, और उसकी पावर लगा रहा हूं। ये कैप लगाना मतलब पावर, ये 2 लगा दिया, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ? कौन बताएगा? इसका क्या मीनिंग हुआ, ये बताना है आप लोगों को। थोड़ा सा फाइनेंस का नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। मतलब सर इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आज जो पैसा जमा कराएं उसको 2 साल बाद कितना मिलेगा, यही बोलना चाह रहे हो ना आप? तो अगर सर आप ऐसा कर देते हो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 करो सर R, और उसकी पावर लगा दो 5, इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि सर आज जो पैसा जमा कराया उसके ऊपर 5 साल इंटरेस्ट जोड़ा जाए तो वो फ्यूचर बाद 5 साल बाद कितना मिलेगा, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ या ना बोल दो, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल बेसिक। इससे आसान भाषा में अगर कोई दुनिया में समझाए तो मेरे पास लेके आना, मैं भी उसका लेक्चर देखूंगा। कोई अगर इंटरनेशनल कोर्स इंडिया में कोई पढ़ा रहा हो सीपीए में और ये भाषा में आपको समझा दे, तो मेरे पास लेके जरूर आना वो लेक्चर को, मैं देखना चाहूंगा लेक्चर को। गारंटी मेरी, इतना समय नहीं है लोगों के पास। तो बेटा अब हम शुरू होते हैं अपने उस फॉर्मूले में। अब अगर यहां पर मैं फ्यूचर वैल्यू रख दूं 5 लाख, और यहां दबा दें इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले में रख सकते हो कि नहीं, इस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो कि नहीं आप लोग? सर प्रेजेंट वैल्यू हमको आइडेंटिफाई करना है। 1 + R आपने हमें दे दिया था 0.10, इसके ऊपर लगा दिया हमने 5, और फ्यूचर वैल्यू आपको हमने पहले दे रखी। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? जरा सॉल्व करके बताओ प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई। इतने को कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा दो। तो कैलकुलेटर मेरे को भी लेकर आना पड़ेगा। आप तो कैलकुलेटर पे करो। तो सर अप्रोक्सीमेटली, अब मैं यहां पर देखो आपके लिए कैलकुलेटर भी उठा रहा हूं बेटा, ये यहीं से, ये कैलकुलेटर उठाया मैंने। 1/1 + 0, 1 2 3 4 5, ये आ गया 0.621। 0.621 मल्टीप्लाई 5 लाख, 3,10,500 इज योर रेवेन्यू, और 5 लाख माइनस 3,10,500 इज योर सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। बात समझ में आई? कितने लोगों को फॉर्मूला ये इतना सॉल्व, बेटा इतना मैथ्स तो कर ही लोगे ना कि ये यहां पर चले जाएगा। फिर से देख लो एक बार ये कैलकुलेटर पे, मैंने एक प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये कैलकुलेटर पे देखना आप।
यहाँ पे लिखते अपन, कैलकुलेटर उठाते ही, उठाया कैलकुलेटर। 1 डिवाइडेड बाई 1.10 किया अपन ने, इक्वल टू 5 दबाना, 1 2 3 4 5, ये जो आया ना फिगर 0.621, ये 1 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू आई है। $1 आज डिपॉजिट करोगे तो मतलब आज आज से 5 साल बाद जो 0.6210 मिलना, आज उसकी वैल्यू 1 है। चलो एक और ट्राई मारते हैं। सर आपने यहां पर देखो शुरू से समझाया, प्रेजेंट वैल्यू 1 + R इजिकल टू फ्यूचर वैल्यू, और आपने 2 लगाया, इसके ऊपर 5 लगाया, तो ये बन गया। तो इसको सर एक्सेल पे भी सॉल्व कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये देखो और आसान भाषा में एग्जैक्टली आ गया 3.4। कर लोगे, एक्सेल भी एग्जाम में अलाउ है बेटा, एक इंटरनेशनल एग्जाम है, वहां पर आपको एक्सेल मिलेगा। सभी को आ गया समझ में कि नहीं आया? अब अगर सभी को समझ में आ गया होगा ना, तो सभी लोग मुझे दूसरी बार करके दिखाएंगे। क्या किया सर आपने? फॉर्मूला देख लो बेटा। आपने यहां पर प्रेजेंट वैल्यू लिखा, ये जो फ्यूचर वैल्यू लिखी, ये फ्यूचर वैल्यू है 5 लाख, डिवाइडेड बाई 1, और ये 0.1 क्यों लिखा? आर का मतलब परसेंटेज, और पावर लगा दिया आपने, इतना डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बदल गया? ये फ्यूचर वैल्यू, ये हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया। चलो फिर से करते हैं एक बार, अभी तो डिटेल में जाना है ना इसको। जरा कैलकुलेटर में आप फिर से करके देखना, वही कस्टमर बोलता है कि मैं पेमेंट 10 ईयर बात करूंगा बेटा, 5 लाख की पेमेंट करूंगा 10 लाख की। तो आपने इस 5 लाख के अंदर ऑलरेडी क्या जोड़ रखा है, जरा फटाफट बता दो। इंटरेस्ट कंपोनेंट जोड़ रखा है। कितना जोड़ रखा है आपको बताना है। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, और बहुत ही आसान भाषा में। नहीं आएगा फिर से बताऊंगा, कोई जल्दबाजी है ही नहीं मेरे को। सबका सही आना चाहिए, बट आपकी बार गलत आया तो फिर मेरे को दिक्कत आएगी कि यार इतनी आसान भाषा में समझा दिया। फिर से देखो बेटा, सर आप बार बार बोल रहे हो कि प्रेजेंट वैल्यू जो है उसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करना होता 1 + R, ये कैप लगाना मतलब पावर 10 लगेगी यहां पे, तो बदलेगा फ्यूचर वैल्यू में। तो सर इस क्वेश्चन में हमको फ्यूचर वैल्यू गिवन है, वो लिख दी हमने 5 लाख। अब ये डिवाइड करना पड़ेगा ना, पहले ये इधर से इधर डिवाइड हो जाएगा कि नहीं आके, इतना समझते हो कि नहीं मैथ्स का फॉर्मूला, कि सर ये जो 1 + R इधर इधर डिवाइड हो जाएगा आके। 1 + R कितना है? वही 10%, और ये कैप लगाना है अपन ने। तो ये क्या बदला? ये फ्यूचर वैल्यू आ गई। ये क्या है? ये जो फ्यूचर वैल्यू आई है, सॉरी, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई है। ये प्रेजेंट वैल्यू बेटा, इसको फ्यूचर मत बोल देना। ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड योर रेवेन्यू। ये रेवेन्यू है। कैलकुलेटर में कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। ये सबको समझ में आ गया सर, ये रेवेन्यू है। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट कैसे निकालें? तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी रेवेन्यू ये है, मतलब आज हमारे पर कस्टमर बोलता है कि मैं अभी पेमेंट करने वाला हूं 10 साल बाद, नहीं तो हम उसको 1,92,000 में गुड्स सेल कर देते। तो आपने क्या बोला कि हमने तो आपसे 5 लाख रुपए लिया है, तो रेवेन्यू 192,771 है। तो ये सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। अभी बात खत्म थोड़ी हुई, अभी तो और आगे जाएगी। ये समझ में आ गया है कि आपको?
कितने लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ गया? सर फॉर्मूला लगा लेंगे, भूलेंगे नहीं। यस यस लिख दो बेटा। चलो, क्लास में 90% बच्चों को समझ में ये बात आ गई है। चलिए, बधाई हो। अब आगे बढ़ते हैं ना, खत्म थोड़ी, अभी तो बहुत दूर तक जाएगी बात। आपको और भी आसान भाषा में एक और चीज पूछता हूं। आज आप 1,000 रुपये डिपॉजिट करते हो और 10% इंटरेस्ट है। 3 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? बस ये मुझे बता दो पहले। मैं आपको आज एक फाइनेंस का इंपॉर्टेंट लेक्चर ले रहा हूं। कई बच्चे बोल रहे 3,000 मिलेगा। कत्ल कर दिया फाइनेंस का आज आपने, सीधे चक्कू मार दिया पेट में उसके। 3,000 मिलने वाले, डबल कर 3 गुना कर दिए, बाप रे बाप, 10% से 3,000 दे दिया। तो आपने क्या किया होगा बेटा? प्रिंसिपल डिपॉजिट किया सर 1,000। ऐसे ही करोगे ना बेटा? इंटरेस्ट अब आपको बच्चों से समझाना पड़ेगा। 100, टोटल वैल्यू मिली सर 1,100। अब इस 1,100 के ऊपर 10% लगाओगे। ब्याज के ऊपर ब्याज, इसको क्या बोलते हैं? ब्याज के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट को क्या बोलते हो आप लोग? जरा मुझे बताना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या बोलते हो? कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हो ना, कंपाउंडिंग। अभी फॉर्मूले से भी करेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन पहले पता तो होना चाहिए फॉर्मूला कैसे लग रहा है। 1,100 के ऊपर 10% लगाएंगे सर, 110 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? +110। फिर इस 1,210 के ऊपर फिर लगाओगे आप 121, तो ये हो जाएगा आपका, ये अप्रोक्सीट। ये क्या है? ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? जरा बताना बताना, ये फ्यूचर वैल्यू है या प्रेजेंट वैल्यू है? फटाफट बोलते चलो, सभी लोग बिल्कुल बेसिक भाषा में समझ रहे हैं। सर ये फ्यूचर वैल्यू है। और ये 1,000 क्या है? प्रेजेंट में आज डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आपने इसको फॉर्मूले में बदलो सर। प्रेजेंट वैल्यू 1 + R कर दो आप, 3 साल, इजिकल टू फ्यूचर वैल्यू। सर करके देखते हैं। ये दबाया, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू आपने पहले ही बता दी 1,000। 1 + R कितना था? 0.10। पावर लगा दिया 3। दोनों में सेम आना चाहिए, देखो आगे। तो क्या प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आप फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला भूलने वाले हैं आज के बाद? इतनी सरल भाषा में। अब आप भी भूल रहे हैं तो फिर बेटा पढ़ाई में कहीं ना कहीं दिक्कत है। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया। तो ये तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू का। तो हम ये कहते हैं कि सर प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,000 क्या है? रेवेन्यू है। और सर 331 इज आवर सिग्निफिकेंट फाइनेंस कॉम्पोनेंट। ये सबको समझ में आ गया सर? एग्जाम में एक्सेल चलाना मिलेगा सुमित कुमार, तो वहां पे बेटा एक्सेल चला के करो, कैलकुलेटर पे बताने की। सर कई बच्चे बोले सर कैलकुलेटर पे बता दो, लो बेटा कैलकुलेटर पे भी बता देते हैं। ये कैलकुलेटर, अब कैलकुलेटर तो ऐसे ही बताऊंगा ना, ये यहाँ पे क्या किया आपने? 1 + 0, तो ये 1.1 आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? सर हम 10% को 0.10 भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अभी मैं कैलकुलेटर में बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे को आपको 2-3 चीजें और समझाने दो मुझे, फिर एंड में हम कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करेंगे इसको। वो भी हमारा पार्ट अलग सेगमेंट में है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि सर रेवेन्यू तो इमीडिएटली रिकॉर्ड होती है,
क्या फाइनेंस कंपोनेंट को 331 एक साथ रिकॉर्ड किया जाए या अलग अलग पीरियड में किया जाए? मेरा कॉन्सेप्ट आपसे ये है। और सर ये हमको ये 1331 है, ये हमारी फ्यूचर वैल्यू, इसको प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं सर? एक सिंपल सा काम कर रहे हैं। हम क्या फॉर्मूला लिख रहे हैं इसको भी समझ लो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ समझाना है इसमें आपको। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r की पावर n, है ना? ये n लिखेंगे, इजिकल टू क्या आ जाएगा हमारे लिए? प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा, ये जो आपने करा सर। 1331 डिवाइडेड बाई 1 + 10 की पावर, तो आपने इसको 1000 में बदल लिया, आपके सामने मैंने कर दिए। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहले साल का रेवेन्यू कितना है? पहले साल का रेवेन्यू है 1000, और पहले साल का सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट कैसे पता करेंगे सर? कुछ नहीं करना, परसेंटेज लगा देंगे सर, 10%। तो 100 हो गया आपका फर्स्ट ईयर फाइनेंस कंपोनेंट। सेकेंड ईयर का बताओ बेटा, सेकेंड ईयर का फाइनेंस कंपोनेंट बताओ आप लोग जरा। तो सर क्या करना है? 1000 + 100, इसको यहां से ब्रैकेट में लगा दें, इंटू 10%, यही करोगे। थर्ड ईयर का भी बताना होगा, तो बता पाओगे कि नहीं? एग्जामिनर आपसे अलग अलग पूछेगा तो सर फिर इक्वल टू दबाएंगे, 1000 प्लस करेंगे, 100 प्लस करेंगे, +110 प्लस करेंगे, और उसके ऊपर लगा देंगे 10%। ऐसा बता दोगे कि नहीं बता दोगे, मुझे बताओ। ये बता पाओगे कि हाँ सर कर देंगे, ये भी हमारा हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं जनरल एंट्री। अब शुरू होगी जनरल एंट्री, क्योंकि आप अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, फाइनेंस के नहीं अभी। अब जनरल एंट्री के ऊपर आ जाते हैं। वही कस्टमर जिसको आप माल बेच रहे थे 1331, सोल्ड गुड्स ऑन 3 ईयर क्रेडिट। जनरल एंट्री बताओ बेटा, ये बात आपको बताना है। 3 ईयर जनरल एंट्री बताना है कि हमने 3 साल क्रेडिट पर उसको गुड सोल्ड किया है, और ये जनरल एंट्री होगी एज पर IFRS 15, IFRS 15 और यूएस गैप के अकॉर्डिंग। अब सोचो, अगर आप इतना टेक्निकल सोच गए तो आपके इंटरव्यू तो बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। जनरल एंट्री बेटा, 1331 की जनरल एंट्री। सेल करने की, कस्टमर को माल बेचा है। सेल करने की जनरल एंट्री बताओ। सर सेल करने की एंट्री तो बहुत सरल होती है, क्या? हाँ, तो मोहम्मद छैया ने बिल्कुल सही लिखा, बस मैं बाकी सबका इंतजार कर रहा हूं। तो सबसे पहले सेल्स करने की एंट्री होगी कस्टमर अकाउंट डेबिट। तो कस्टमर को हम डेटर्स बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं ना। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना अमाउंट लिखूं बेटा? 1331 लिख दूं? कितना अमाउंट लिखूं सेल करने की जनरल एंट्री? 1331 लिखना है क्या? नहीं बेटा, 1331 नहीं लिखना, क्योंकि आपने खुद ने बोला सर रेवेन्यू 1000 है, तो 1000 से डेबिट करेंगे ना। ये एंट्री कब होगी? जनवरी 2024 की स्टार्टिंग में, जब आप अपने अपना गुड्स बेच दोगे। अब 31 दिसंबर आ गई, तो आप क्या बुक करोगे? क्या बुक करोगे? उस कस्टमर का अकाउंट फिर से डेबिट करोगे कि नहीं करोगे?
कितने से डेबिट कर दें सर? 100 रुपए से। और इनकम कौन सी बुक करें? चलो अगले साल फिर से इनकम बुक होगी। सेकेंड ईयर। बताओ सेकेंड ईयर क्या जनरल एंट्री होगी? अमाउंट के साथ बताओ। 110। सर क्या ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी दोबारा? नहीं करनी पड़ेगी सर। ये क्यों करेंगे? तो हो गई ऑलरेडी सेल्स की, अब तो केवल ये वाली होगी। अमाउंट चेंज करूंगा बस। चलो थर्ड ईयर में बताओ बेटा। एफआई का मतलब वो फाइनेंस इनकम है, शॉर्टकट में लिख दिया है ना, इतना लिखने जाएंगे तो समय कम पड़ जाएगा। बताओ पेमेंट मिलेगा तो क्या जनरल एंट्री करोगे? ये बता दो। आप पेमेंट के टाइम पेमेंट भी तो देगा ना कस्टमर, वो बताओ। तो बेटा पेमेंट की एंट्री अगर आप बताओगे सही तो मेरे को मजा आएगा। लिखो जरा अमाउंट के साथ में। तो सर पेमेंट की जो एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल 1331। मजा आया कि नहीं आया? आपको मजा आना चाहिए। सर मजा आ गया, क्या कंसेप्ट सीखा है। मजा आया कि नहीं आया ईमानदारी बताओ आप। पढ़े और मजा ना आए सर। वेलकम टू इंटरनेशनल कोर्सेस। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ आईएफआरएस और यूएस गैप। पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा इस तरीके की जनरल एंट्री आपने। इसीलिए तो ग्रो नहीं कर पा रहे कि इस प्रकार के कॉन्सेप्ट आते ही नहीं है। जिस दिन आप इस लेवल के नॉलेज को टच पहुंच जाओगे, इस लेवल के नॉलेज के पास, पूरी जब ये आईएफआरएस और यूएस गैप की जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, दो चार बार आप इन वीडियोस को देख लोगे, एग्जाम पास कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका रिज्यूमे में, स्किल सेट में जिस दिन आपने यूएस गैप और आईएफआरएस मेंशन कर दिया, रिक्रूटर लिंक्डइन में से आपकी प्रोफाइल ढूंढ ढूंढ के आपको बोलेंगे भैया कंपनी में जॉब कर लो हमारी। ढूंढ ढूंढ के आपको आगे के मैसेज करेंगे। लेकिन आपने अगर कंसेप्ट को बिल्ड किया और स्किल सेट आपके पास आ गई तो बहुत, ये एक बहुत बड़ी पावर आपके पास आने वाली है। यूएस गैप और आईएफआरएस का नॉलेज बहुत कम लोगों को होता है। आप इंडिया में बैठे थे, आप तो बोले सेल की एंट्री सर होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, ये होती है सर। बस ये समझते थे आप अभी तक। लेकिन ये बेटा इंडिया की ओल्ड अकाउंटिंग, ये जो ना 11वीं 12वीं वाले 11th क्लास तक ठीक थी एंट्री, 11th एंड 12th। लेकिन अब आप 11th और 12th के बाहर आ गए हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड में आ चुके। वर्ल्ड जो है वो बाइलिंगुअल वर्ल्ड हो चुका है आईएफआरएस और यूएस के। तो आपको ये सारी एंट्री अगर आती होगी तो आपको धीरे धीरे फाइनेंस का, अकाउंट्स का धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल का नॉलेज होना शुरू हो जाएगा। आप किसी भी लीजिंग कंपनी, इस प्रकार की लीज कंपनी भी अकाउंटिंग करती है, फाइनेंस लीज, कैपिटल लीज, सब आप पढ़ोगे। तो सर इसका मतलब आपने हमको एक कंसेप्ट समझा दिया, रेवेन्यू रिकग्निशन विथ सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। तो सर रेवेन्यू एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड कर ली जाती है। लेकिन सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट जो होता है वो ओवर द पीरियड क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। बात समझ में आई? तो फिर हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने की ओर जाएं। अब एक कस्टमर है, बोले मैं एक साथ तो पेमेंट नहीं कर सकता आपको। एक कस्टमर आता है,
बोले मैं आपको पेमेंट करूंगा इंस्टॉलमेंट में, 2, 3, 4, 5। सोचो आप मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो, बोले सर हम लमसम फीस नहीं दे सकते, हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। या किसी दुकान पे आप जाते हो और बोले पेमेंट इकट्ठा नहीं देंगे, हर महीने देंगे $1000, तो आपके दिमाग में फिर कुछ क्या गणित दौड़ेगा? क्या गणित दौड़ेगा कि सर ये बंदा अभी पेमेंट देने को रेडी नहीं है, धीरे धीरे देगा, 1 साल बाद $1000 देगा, फिर 1 साल बाद 1000, फिर 1 साल बाद। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी, अच्छा ये जो है, ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू? मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है, ये जो वैल्यू है, इस बात को पूरा समझने से पहले आपको ये आंसर देना पड़ेगा, इट इज फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। तो सर ये कहीं ना कहीं क्या है, फ्यूचर वैल्यू है। तो इस फ्यूचर वैल्यू को अगर हम किस में बदल लें, प्रेजेंट वैल्यू में बदल लें, और फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस कहलाता है वो क्या कहलाता है? फटाफट आप आंसर दे दोगे। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का जो डिफरेंस है वो क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। क्या कहलाएगा बेटा? फाइनेंस इनकम। देने वाले के लिए फाइनेंस इनकम, और देने वाले के लिए फाइनेंस इनकम या फाइनेंस चार्जेस, पे करने वाले के लिए चार्जेस, और रिसीव करने वाले के लिए फाइनेंस इनकम। तो अब आपको अगर यहां पर रेट दिया हो 10%, तो जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालकर टोटल बताना मुझे, फिर मैं आपको एक फॉर्मूला समझाऊंगा। अब मैं वापस से मीटिंग को थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा ताकि आप लोग कैलकुलेट कर लो। तो सर हम यहां पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी। तो सर एन्यूटी का मतलब होता है कि अगर एक जैसा अमाउंट हो और उनके बीच में इंटरवल भी एक जैसा हो, तो उसको बोलते हैं एन्यूटी। क्या बोलते हैं? एन्यूटी। तो एक फॉर्मूला लगाया जाएगा। हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो उससे इसका टोटल आ जाएगा। लेकिन अगर अभी हमें सिर्फ फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें तो सर प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू सिखाई थी सर, क्या करना है? बहुत सिंपल है, या तो ऐसा कर लो, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10। और यहां पावर कितनी लगाऊं बेटा? एक ही लगाऊं ना, क्योंकि 1 साल बाद है। तो फाइनेंस इनकम आ गई। कितना सरल काम था सर। 91 फाइनेंस इनकम समझ में आ गया। दूसरा सर और भी आसान है, 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10 की पावर 2 करना है, 826। इनका डिफरेंस 170। ये फाइनेंस इनकम है, ये पूछी जाएगी आपसे एग्जाम में, इसको टेबल बनाना पूछा जाएगा। चलिए आगे। समझ तो गए होंगे सर अब क्या करना है अपने को, समझ गए ना? सर क्या एग्जाम में एक्सेल मिलेगा? हाँ बेटा। चाहे आप यूएस सीपीए की एग्जाम दे रहे हो, चाहे डिप्लोमा इन आईएफआरएस की एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में आपके विंडो में कंप्यूटर खुला होगा, वहां पे एक्सेल खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो एक्सेल पे मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको सब समझ में आए। एक्सेल पे रिकॉर्ड भी हो रहा है वीडियो। इसकी शॉर्ट ट्रिक हम बताएंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि फिर अगले लेक्चर में कुछ और भी समझाना पड़ेगा ना, इसका नेक्स्ट लेवल जाएंगे। तभी मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। मजा आ गया होगा वैसे आपको आज का लेक्चर सुन के, आपको समझ के आपको मजा आ जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।
सर इससे इतनी आसान भाषा में भी फाइनेंस को सीखा जाए, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग। यही सब फाइनेंशियल मॉडलिंग है बेटा। और ये अगर आपको आ गया समझना, फिर आप देखो। लेकिन इसके लिए लगेगी प्रैक्टिस। क्या लगेगी? प्रैक्टिस। और जब मैं आपको अगला लेक्चर समझाऊंगा उसके पहले ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। ये फाइनेंस कंपोनेंट। जनरल एंट्री बताओ बेटा, रिवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे? मेरा क्वेश्चन आपसे असली क्वेश्चन है, रिवेन्यू। रिवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करेंगे? सर रेवेन्यू क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू रेवेन्यू होती है, इसको टोटल मार दो। एक्सेल पे नीचे टोटल दिख जाता है, ये देखो 3790 है ना। 3790 इज योर रेवेन्यू। और सर इन ये जो डिफरेंस है, ये 5000 टोटल है, ये इंटरेस्ट है। इसको 1210 ले लो। तो सर ये हो गई रेवेन्यू और ये हो गया सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर हम बेसिक क्लासेस क्यों लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट को अगर ये डायरेक्ट समझा दी जाए तो वो सिर पकड़ लेगा अपने कि सर क्या चल रहा है। इसीलिए हमारी क्लासेस मार्केट में सबसे ज्यादा सुपर हिट है, फंडामेंटल क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में आप जो सीख कर जा रहे हैं बेटा, उसको अपने साथ रखिए। और इस पूरे लेक्चर को एलएमएस में बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करके देख के रखिए। एलएमएस में आएगा ये लेक्चर। और कुछ बच्चों का भला हो जाए तो अपन यूट्यूब पे भी डाल देते हैं ऐसे लेक्चर को। तो आप ये लेक्चर को प्रॉपर रिवाइज करके रखेंगे पूरी तरीके से, तो आप अगर इस लेक्चर को आपने पूरा रिवाइज, अच्छा जनरल एंट्री बता दो बेटा फटाफट, पहले साल की जनरल एंट्री बता दो। जनरल एंट्री पूरा कंप्लीट करें। पहले साल की जनरल एंट्री बताओ। बेटा कैलकुलेटर पे अगले सेगमेंट में आएगा सुमित कुमार, क्योंकि वो जो लेक्चर होगा ना, 1 घंटे का लेक्चर होगा। मैं उसमें वीडियो कैमरा ऑन रखूंगा, उसमें आपको सबको कैलकुलेटर पे बिठाऊंगा। और कैलकुलेटर पे आप अगले हफ्ते कैलकुलेटर लेके बैठना सभी लोग। क्योंकि कैलकुलेटर ट्रिक होगी, सामने रखूंगा कैलकुलेटर वीडियो ऑन करके। तो वो अगले लेक्चर में आएगा। कैलकुलेटर कैलकुलेटर का सेगमेंट बने हुए हैं। तो सर जनरल एंट्री हो जाएगी, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल हो जाएगा डेबिट टू सेल्स। कितने से सर? 3790 से। ये जनरल एंट्री आपसे सीपीए के सिमुलेशंस में पूछी जा सकती है, तो बी रेडी फॉर दिस। रेवेन्यू रिकॉग्निशन। और सर पहले साल के एंड पर जो जनरल एंट्री होगी फाइनेंस कंपोनेंट की, तो फाइनेंस ए आर डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू फाइनेंस इनकम। वो कितनी होगी सर? 91। और अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें सभी लोग कैलकुलेटर की एक व्यवस्था करके रखना अपने पास, आप लोगों के पास नहीं हो तो। क्योंकि कैलकुलेटर में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन, प्लस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट। वो सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको ये बेसिक लेक्चर रिवाइज करना है। तो सर आज के इस लेक्चर में हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। एक इंस्टॉलमेंट सेल्स, आपने एक इंस्टॉलमेंट सेल्स में रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना सीखा। और एक आपने लमसम, जब आपको
मतलब फुल पेमेंट के केस में, दोनों के केस में आपने रेवेन्यू को अलग अलग सीखा। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमने करा क्या है इस क्वेश्चन में। हमने क्वेश्चन में ये किया है कि हमने, हमारे पास एक कस्टमर आया, उसने बोला हम आपको एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, हम आपको हर मंथ, हर साल के एंड में $1000 देंगे, तो आपको मिलना 5000 है, लेकिन वो एक साथ नहीं मिलना है, वो धीरे धीरे करके मिलना है। तो आपने क्या करा होगा, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट एड ऑन कर लिया होगा, और वो सिग्निफिकेंट फाइनेंस कंपोनेंट ये है 91 पहले साल में। तो इसका जो टोटल है, दिस इज योर फाइनेंस इनकम, और दिस इज योर रेवेन्यू। ये टोटल आपका क्या है, रेवेन्यू। तो सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन अभी पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा क्लियर करना है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको यूएस सीपीए या कोई भी इंटरनेशनल लाइक आईएफआरएस एग्जाम पास करने हो, आपके बेसिक्स शुड बी वेरी वेरी एक्स्ट्रॉन्ग, तब जाकर ही आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये सभी वीडियोस हमारे एलएमएस में रिकॉर्ड हो जाएंगी, विकास यादव। तो ये 10वां लेक्चर था हमारे फंडामेंटल सेशन का, ऑलमोस्ट 10 लेक्चर इसमें हो चुके हैं। बस 10 15 20 लेक्चर, 20 लेक्चर और आएंगे। उसके बाद हमारी क्लासेस, और हमारी क्लासेस जो फिर वो वीकडेज पे भी स्टार्ट हो जाएंगी।